हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैक्स। हम लोगों ने 2020 के एसएससी सीजीएल के 2 सेट कर चुके हैं और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है 2020 के एसएससी सीजीएल का तीसरा सेट। ठीक है, तो 2 जो आप लोगों ने देखे हैं, किए हैं, उसमें आप लोगों ने अच्छा खासा अप्रिशिएट किया और बढ़िया देखा है और सुझाव आप लोगों के और हमें चाहिए। तो अब उम्मीद है कि इस वाले में आप हम लोग को सुझाव ठीक ठाक दे देंगे। और ठीक है, शुरू करते हैं आज का हम लोग तीसरा सेट। तो ये है आपका आज का तीसरा सेट। आज का नहीं मतलब कुल का तीसरा सेट है आज ये। और आज ये पहला क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है, देखिए एक वर्ड दिया हुआ है, इसका बताना है आपको सिनोनियम। ठीक, वर्ड क्या दिया है? वर्ड दिया है आयोटा। अब आयोटा का क्या मतलब होता है, तभी तो आप सिनोनियम लगा पाएंगे। बात यह है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दे देते हैं और ऑप्शन इजी दे देते हैं, और कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन इजी दे देते हैं उसमें से ऑप्शन डिफ़िकल्ट दे देते हैं। तो इस वाले में क्या हुआ है कि आपको क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट दे दिया है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आयोटा ये वर्ड कभी सुना है आपने, ये अनसुना सा वर्ड लग रहा है, जबकि इसका मतलब क्या होता है ना, बहुत छोटा सा पार्ट। मतलब आयोटा क्या हो गया, बहुत स्मॉल पार्ट होगा। तो देखिए ये हो गया बहुत ही स्मॉल पार्ट। बहुत स्मॉल पार्ट होगा किसी चीज़ का तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उस चीज़ का एक बिट होता है। बिट मतलब बहुत स्मॉल पीस, बहुत छोटा टुकड़ा कोई। ठीक है। अब बैग का मतलब तो जानते ही हैं, झोला थैला होगा। लॉट का मतलब यहाँ लगेगा नहीं बहुत ज़्यादा। बॉक्स का मतलब भी आप जानते ही हैं। और अब बिट का मतलब क्या हो गया, यही होता है एक छोटा सा टुकड़ा, किसी चीज़ का बहुत स्मॉल पार्ट होता है। तो आयोटा का जो आपका आंसर हुआ, ये पहले का आंसर क्या निकला, डी। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके। इसमें वही वाली बात हुई थी, क्वेश्चन का जो वर्ड था वो थोड़ा सा अनसुना सा था, जनरल वर्ड नहीं है, जबकि ऑप्शन सब बड़े के आसान आसान से थे। चलिए एक हो गया। तो अब हम करने चल रहे हैं आपका आज का दूसरा क्वेश्चन, और ये दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको करते हैं। क्वेश्चन आप लोग तब तक पढ़िए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें लिखा है कि नो सब्स्टिट्यूशन नीचे लिख दिया, तो इसका मतलब एक अंडरलाइन पार्ट दिया है और उसी को अंडरलाइन पार्ट को क्या करना है। देखिए क्वेश्चन लिखा है सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अगर कोई इसमें एरर है जो अंडरलाइन पार्ट है तो आपको उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, उसको आप बदल दीजिए। कैसे बदलना है, क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है मेनी ऑफ द एप्पल्स वाज रॉटन। अब वाज रॉटन, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, रॉटन मतलब सड़ा हुआ, ये बात तो ठीक है। देखना है हमें वाज का कनेक्शन किसके साथ है। वाज का सब्जेक्ट कौन है, एप्पल्स है, और एप्पल्स के पहले क्या लगा है, मेनी लगा है। मतलब कि आपका जो डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर मेनी, ये प्लूरल है, प्लस आपका जो नाउन है वो एप्पल्स, ये भी प्लूरल है जो सब्जेक्ट है। तो इसके साथ जो वर्ब लगानी चाहिए थी, जाहिर सी बात है ये वर्ब कैसी लगानी चाहिए थी, प्लूरल वर्ब लगानी चाहिए थी। और वाज क्या है आपकी, सिंगुलर वर्ब है, यानी कि वाज गलत है। इस वाज की जगह होना क्या चाहिए था, एक्चुअली वर होना चाहिए था। बात क्लियर हो गई। तो आपका ऑप्शन कौन सा हुआ, ये पहला वाला वर। ठीक है, यहाँ देखिए फिर वाज लिखा, यहाँ देखा फिर इज लिखा हुआ है, तो सिंगुलर तो होने नहीं है, और ये होना नहीं था क्योंकि ये वाला गलत था, क्वेश्चन गलत था, तो बी फिलहाल सवाल नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ए हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और ये रहा तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में हमने बीच में थोड़ी जगह ले रखी है। किस लिए जगह ले रखी है कि आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा पूरा एक बार में स्क्रीन पर आ जाए, बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भैया कि आपका सेंटेंस जम्बल्ड ऑर्डर में है। ठीक है, यहाँ देखिए जम्बल्ड ऑर्डर में है, जम्बल्ड ऑर्डर में है तो आपको उसको मीनिंगफुल ऑर्डर में करना पड़ेगा। ठीक है, हम समझ गए तो आगे बढ़िए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक ट्रिक बता रहे हैं आपको। गला फंस जाता है। चलिए, तो ट्रिक ये है कि अगर आपके सारे ऑप्शन में कोई प्रोनाउन मिल रहा है, जैसे ही मिल रहा है, आई यू वी को छोड़ करके कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन मिल रहा है, ही सी इट दिस,
तो इसका मतलब हुआ कि उसके पहले ही उसका नाउन जरूर आएगा, ठीक है ना। प्रोनाउन के पहले हमेशा, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ही पहले लिखा हो और उसका नाउन सोहन मोहन बाद में लिखा हो, ये नहीं हो सकता। नाउन हमेशा पहले आएगा, प्रोनाउन उसके बाद में आएगा। तो इसी चीज़ को लेकर के इस वाले सेट को लगाते हैं। देखिए यहाँ पहले में क्या लिखा है, व्हेन ही रीच्ड, तो अब ये ही लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में देखिए यहाँ लिखा है का अ मैन लिखा हुआ है, तो ये ही हो सकता है वही मैन हो। तीसरे वाले में देखिए सी में लिखा है ही डिसाइडेड, और चौथे में देखिए क्या लिखा है, ही रोट। ये वही आदमी है जो सारे सेंटेंस में है। ए में ही है, बी में अ मैन है, सी में ही है और डी में ही है। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले क्या होगा, बी होगा। बी के बाद ही चाहे ए हो, चाहे सी हो और चाहे डी हो। ये अभी हमने क्रम लगाया नहीं, ये वाले क्रम हमने नहीं लगाए हैं क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। ए वाले ऑप्शन में देखिए ए से स्टार्ट हुआ है, सी वाले ऑप्शन में सी से स्टार्ट हुआ है, बी वाले ऑप्शन में डी से स्टार्ट हुआ है और डी वाले ऑप्शन में बी से स्टार्ट हुआ है। और हम भी पाए कि ये हमारा बी से स्टार्ट होगा, तो हम क्यों सारा का सारा पढ़ें और क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। बी से स्टार्ट होने वाला एक ही है, हमें इस बात की गारंटी है कि ये स्टार्ट जो है पैराग्राफ वो बी से ही होगा, तो हम और ज़्यादा टाइम क्यों वेस्ट करें। हमारा आंसर तो हमको मिल ही चुका है। अब इसके चक्कर में क्यों पड़े कि नहीं हम करके ही देखेंगे, नहीं हम हल करके देखेंगे, क्या ज़रूरत है भाई। आप स्मार्टनेस दिखाइए ना पेपर सॉल्व करने में, वहाँ नॉलेज दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ आप स्मार्टनेस दिखाइए, नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताना क्या है आपको, एंटोनियम। वर्ड क्या दिया हुआ है, वर्ड दिया है पॉम्पस। पॉम्पस का मतलब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा दिखावा करने वाला, ठीक है। जैसे कुछ लोग नया नया मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, थोड़ा नया महंगा वाला, तो वो जेब से हमेशा निकला ही रहता है किसी ना किसी बहाने। या नया शर्ट खरीदा, नया जूता खरीदा, बार बार निगाह जूते पर ही जाएगी। तो ये होता है पॉम्पस का मतलब क्या हुआ, दिखावा करने वाला, ठीक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखावा किया करते हैं, ये दिखावा करने वाला हुआ। अब ये पहला ऑप्शन जो है सोई, वो भी क्या हो गया, ये दिखावा करने वाला हुआ। बोस्टफुल क्या होता है, ये डींग मारने वाला होता है। कुछ लोग होते हैं ना वो डींग बहुत मारा करते हैं, 32 बीघा पुदीना ही है, ठीक है। और फ्लांटिंग क्या होता है, फ्लांटिंग ही दिखावा करने वाला होता है। तो 3 तो साइनोनियम हो गए, सोई साइनोनियम है, बोस्टफुल भी काफ़ी हद तक साइनोनियम है, हालांकि एग्जैक्ट साइनोनियम नहीं है, और फ्लांटिंग है पूरी तरह से साइनोनियम है। बोस्टफुल में और फ्लंटिंग में क्या फ़र्क होगा कि बोस्टफुल जो होता है उसके पास होता नहीं है, झूठी डींग मारा करता है। और फ्लंटिंग और सोई और पॉम्पस क्या होते हैं, वो उनके पास होता है, उसका दिखावा बहुत किया करते हैं। फिलहाल ए, बी और सी में से कोई हमारा ऑप्शन नहीं है। हम्बल का मतलब क्या होता है, निहायत ही सीधा साधा, बड़ा ही विनम्र आदमी होता है, बड़ा ही पोलाइट आदमी होता है, बड़ा ही डिसेंट आदमी होता है, ये होता है बहुत ही पोलाइट आदमी, ठीक है। दूसरा वर्ड आप ले सकते हैं, बहुत ही मॉडेस्ट आदमी होता है। आप एक और ऑप्शन लेते हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी है। डाउन टू अर्थ का मतलब हुआ चाहे जितना अमीर हो जाए, चाहे जितना नॉलेज हो जाए उसको, वो रहेगा बहुत निहायत हाथ जोड़कर ही मिलेगा आपसे। तो ये 2-3 वर्ड है, हम्बल, पोलाइट, मॉडेस्ट, डाउन टू अर्थ, इनमें से कोई भी। तो इसका जो एंटोनियम होगा पॉम्पस का, एंटोनियम जो होगा वो होगा हम्बल। और सिनोनियम तो आपने यहीं पे देख लिया, 3-4 सिनोनियम मिल गए। चलिए तो चौथे का जो हमारा आंसर है वो क्या हुआ, डी हुआ। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन कह क्या रहा है बच्चा, 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि आप इस इडियम की एप्रोप्रिएट मीनिंग बताइए। इडियम पूछेगा तो मीनिंग ही पूछेगा ना भैया, ये सिनोनियम एंटोनियम तो नहीं पूछेगा। चलिए ये लिखा है वांट टू कर्ल अप एंड डाई। इसका क्या मतलब है वांट टू कर्ल अप एंड डाई, जरा सोचिएगा। हाँ गला सूख रहा था, मैंने सोचा पानी पी लें। वांट टू कर्ल अप एंड डाई एक ऐसी स्टेज होती है, ऐसी स्टेट होती है आपके जब आपको ऐसा फील होता है कभी कभी कि हे भगवान धरती फट जाए मैं इसी में समा जाऊं। मतलब कुछ इतना शर्मिंदा हैं आप किसी अपनी बात पर, कोई ऐसी मिस्टेक गलती हो गई जिसको लेकर के इतना एम्बेरस्ड हैं कि ये फील हो रहा है ये फील हो रहा है कि हे भगवान धरती फट जाए और हम इसी में समा जाएं। तो ये सेंस होगा। चलिए ढूंढते हैं कौन सा होगा। टू टायर्ड फ्रॉम फिजिकल लेबर, ना भाई ऐसा नहीं होगा। अब वांट टू डाई कंफर्टेबली, अब कंफर्टेबली मरना चाहते हैं, नहीं। ये जो मुहावरा है उसमें आदमी
सच में मरना नहीं चाहता है, उसमें सच में मरने की फीलिंग नहीं आ रही है, ठीक है, जीवन से उबा हुआ नहीं है वो, बस सिर्फ इतनी सी बात है कि वो बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला गलत हुआ, ये वाला गलत हुआ। फील टेरिबली असेम्ड, ये देखिए टेरिबली असेम्ड, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा और सॉरी फील कर रहा है, तो ये होगा आपका आंसर, यानी कि हमारा आंसर हुआ सी। 3 तो हमें मिल ही गया। चौथा पढ़ लेते हैं क्या करना है, अनेबल टू स्लीप वेल, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 क्वेश्चन हम लोग कर चुके। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करें, इनकरेक्टली स्पेलिंग। इनकरेक्टली स्पेलिंग, फ्रेंड की स्पेलिंग तो आपको पता ही है, ठीक है यार। फियरी का मतलब क्या हुआ, बहुत ही भयानक, बहुत ही डरावना, ठीक है। ये क्या हुआ, फियरी का मतलब बहुत ही भयानक, बहुत ही डरावना। फियरी से बना है, फियरसम होता है, टेरिबल होता है, हॉरर होता है और फेरोसियस होता है, ये सब तमाम वर्ड होते हैं। सीनिक का मतलब क्या होता है, मनोरम, बहुत ही ब्यूटीफुल। सीनिक का मतलब क्या हुआ, मनोरम, आई कैचिंग, कोई चीज़ जिस पर एक बार निगाह पड़ी तो वहाँ से निगाह हट नहीं रही है, वो मनोरम होता है। तो स्पेलिंग इन तीनों की सही है। गलत स्पेलिंग किसकी है भैया, ये जो नीस लिखा हुआ है, तो नीस में NAI नहीं होता, बल्कि क्या होता है, N पहले होगा, फिर I होगा, उसके बाद E होगा, फिर C होगा, फिर E होगा, ठीक है। ये जो होता है ना भतीजा या भांजा, उसमें NIECE होता है। तो आपका आंसर क्या हुआ, D, क्योंकि गलत स्पेलिंग D में है। आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। वी हैव डन 6 क्वेश्चंस ऑलरेडी। वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये खाली जगह दिख रही है हमको, तो इसका मतलब यही भरना है और क्या। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि द एडवांस्ड नेशंस, जो आगे एडवांस देश हैं, फेस नो पॉपुलेशन प्रॉब्लम, उन्हें पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि दे वर ऑलरेडी सेटलिंग डाउन टू जीरो ग्रोथ डैश इन पॉपुलेशन। ये लोग पॉपुलेशन में जीरो ग्रोथ डैश पर सेटल डाउन हुए हैं। अच्छा, ग्रोथ के साथ क्या यूज किया जाता है, वृद्धि दर। वृद्धि दर में ग्रोथ के साथ क्या आप लगाएंगे, ग्रोथ फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, ग्रोथ रेट होता है, ग्रोथ स्केल नहीं होता और ग्रोथ डिग्री नहीं होती है। तो क्या होगा, ग्रोथ के साथ क्या लगाएंगे, रेट, वृद्धि दर। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन सही हुआ आपका रेट, और आंसर क्या हुआ, बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, वो वाला तो हम नहीं भी कराते तब भी आप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 8, और 8 में क्या दिया है, देखिए यहाँ लिखा है कि नो सब्स्टिट्यूशन, अंडरलाइन पार्ट दिया हुआ है, उसको आप सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन पार्ट। अंडरलाइन पार्ट क्या है, अब हम क्वेश्चन पढ़ ही चुके हैं, तो चलिए लेते हैं अपना, स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन हम अपना ऊपर ले लेते हैं। और जो हमारा क्वेश्चन आ गया ऊपर, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आल्दो लगा है, आल्दो द चिल्ड्रन स्टडीड हार्ड बट दे, इतना आपका अंडरलाइन किया हुआ है। अब आपके साथ हमेशा जो प्रॉब्लम यहाँ आई है वो क्या है कि आपने पढ़ा होगा कंजंक्शन में सुपरफ्लुअस चीज़ें होती हैं कुछ, जैसे जहाँ आपने आल्दो लगा दिया है, आल्दो के साथ में फिर आप बट नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। और येट लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, हालांकि आजकल नहीं होता, पहले यूज हुआ करता था। ग्रामेटिकली अलाउड है, आल्दो के साथ येट अलाउड है, लेकिन आल्दो के साथ बट नहीं अलाउड है। तो आल्दो के साथ बट लगना निहायत गलत बात हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो अब देखते हैं हमारा कि ये गलती क्या है। यहाँ आल्दो लगा हुआ है तो यहाँ बट नहीं लगना चाहिए था। अब हम अपना आंसर देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है आल्दो द चिल्ड्रन स्टडीड हार्ड, आगे बट नहीं लिखा, देखिए सीधे दे लिखा हुआ है। तो ए वाला ऑप्शन ऐसा है जिसमें बट नहीं लगा। ये वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर एकदम करेक्ट है। अब वो एकदम करेक्ट है तो बाकी तो इनकरेक्ट होंगे ही होंगे। बी में देखिए क्या लिखा है, आल्दो द चिल्ड्रन हैड स्टडीड हार्ड, बट लगा है, बट कहा था अभी कि आल्दो के साथ नहीं लगेगा। तीसरा देखते हैं, आल्दो द चिल्ड्रन हैव स्टडीड हार्ड, यहाँ क्या लगा दिया, फिर बट लगा दिया। आल्दो के साथ बट नहीं लगना है भाई, तो ये दोनों गलत हैं और ये ऑलरेडी गलत है क्योंकि यहाँ गलत है। तो पहला ऑप्शन इसका सही माना जाएगा जो है ए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9, उल्टा दिख रहा है मुझे, ठीक है। चलिए कभी कभी हो जाता है, 6 9 और 9 6 दिखाई देने लगता है। तो क्वेश्चन किस चीज़ का है भैया, सिनोनियम का क्वेश्चन है। और वर्ड क्या है हमारा, वर्ड दिया है हमारा यील्ड। और यील्ड का मतलब क्या होता है, सीधे से अगर डिक्शनरी में देखें तो इसकी लिटरल मीनिंग होती है यील्ड की प्रोडक्शन,
ठीक है ना, क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। अब प्रोडक्शन के सेंस में हमें यहाँ क्या देखना है, प्रोडक्शन कब होगा बेटा, अगर नाउन है तो, अगर नाउन नहीं है, अगर वर्ब है तो इसकी मीनिंग हो जाती है सरेंडर, ठीक, टू सरेंडर हो गया, ठीक है। और मान लीजिए अगर आप किसी चीज़ के आगे झुक जाते हैं तो ये हो गया सकम्ब, ये भी हो जाता है, तो लेकिन ये वर्ब हो जाती हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि यहाँ किस सेंस में पूछा गया है। यील्ड के आगे कुछ नाउन और वर्ब ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन है आपके, गार्डन नाउन है, आर्चर्ड नाउन है, हार्वेस्ट नाउन है और प्लांटेशन क्या है, नाउन है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सारे ऑप्शन नाउन है तो हम इस यील्ड को नाउन मान के चलेंगे, क्योंकि नाउन का ऑप्शन नाउन ही होगा। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन हो सकता है और कौन कौन नहीं हो सकता है। तो यील्ड का मतलब प्रोडक्शन था, और गार्डन का मतलब क्या होता है, बगीचा होता है, तो ये होगा नहीं। आर्चर्ड मतलब होता है बगीचा, लेकिन ये फलों का होता है। और हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, फसल। हार्वेस्ट का मतलब क्या हो गया क्रॉप, ये हो गया फसल। तो जो हमारी फसल है, जो हमारी क्रॉप है, वो प्रोडक्शन हो सकती है कि नहीं है। किसान 6 महीना मेहनत करता है तो उसको जो प्रोडक्शन मिलता है वो क्रॉप के रूप में मिलता है। तो हालांकि डायरेक्ट सिनोनियम नहीं है, लेकिन उसका सिमिलर है, ठीक, सेम नहीं सिमिलर है। और प्लांटेशन का मतलब होता है पेड़ लगाना, ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है, ये निवेश है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में कौन आ रहा है, केवल हार्वेस्ट आ रहा है। तो यील्ड का जो सिनोनियम है वो इस वाले क्वेश्चन में कौन सा है, सी है। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 में भी फिर वही बात थी, स्टेटमेंट। ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा बड़ा सा था, इसलिए हमने स्टेटमेंट को अलग कर रखा है। और स्टेटमेंट में क्या दिया है, आपको एरर ढूंढनी है। हो गई बात इतने से, ठीक है। तो फिर हम उनको हटा के अपना क्वेश्चन ही लाते हैं, ऊपर लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, तो आते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स, लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये तो पूरा एक साथ में सही हो गया। लीड अगेंस्ट सेवरल कॉम्प्लिकेशंस इन द ह्यूमन बॉडी। तो अब इसमें हमें देखना है वर्ब, सबसे पहले चेक करेंगे। तो एक चीज़ हमेशा जानिए कि पहला वाला जो लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो ये हो गया हमारा कारण। और रिक्वायर्ड विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से इसका नतीजा क्या निकलता है, ये जो इधर लिखा हुआ है ये क्या है, ये रिज़ल्ट है, ये है आपका कॉज, ठीक है ना, ये क्या है कॉज, और ये हो गया उस कॉज का रिजल्ट, ठीक है। तो रिजल्ट के लिए जब हम, ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ इसको आप नोट कर लीजिए कहीं पर। रिजल्ट के लिए 2 वर्ब यूज़ करते हैं। अगर हमने रिजल्ट के लिखा लीड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रिजल्ट के लिए लीड लिखा तो उसके साथ क्या लगेगा, टू। और अगर लिखा है रिजल्ट ही, ठीक है, वर्ब की तरह हमने रिजल्ट लिखा, तो रिजल्ट के साथ हमेशा क्या आता है जानते हैं, रिजल्ट के साथ हमेशा आता है इन, ठीक है ना। तो जैसे कोई चीज़ है, योर केयरलेसनेस विल रिजल्ट इन और विल लीड टू, लीड के साथ क्या लगाना है आपको, टू लगाना है, और रिजल्ट के साथ क्या लगाना होता है, इन लगाना होता है। तो हमारे पास जो वर्ड है रिजल्ट देने के लिए वो वर्ड है लीड। तो लीड के साथ जहाँ अगेंस्ट लिखा है उस अगेंस्ट की जगह होना चाहिए था टू। अच्छा, बस इतनी ही बात नहीं है, आपके आंसर के लिए तो इतनी बातें काफ़ी हो गई, लेकिन अभी आपको कुछ और भी सही करना है। डिस्कशन का यही मतलब होता है ना, डिस्कशन का मतलब हुआ कि आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझा दी जाए। ये लीड क्या है, वर्ब है। इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है क्या, लैक। देखिए रिक्वायर्ड मिनरल्स एंड विटामिन्स, ये हो गया, इसके पहले क्या लगा है, ऑफ लगा हुआ है। अच्छा, जब 2 चीज़ें नाउन ऑफ से जुड़ी होती हैं, जब 2 चीज़ें, तो वर्ब का सब्जेक्ट कौन होता है जानते हैं, वर्ब का सब्जेक्ट होगा ये ऑफ के पहले वाला। तो सब्जेक्ट लीड का क्या है, लैक, लैक ये है सब्जेक्ट। लैक क्या माना जाएगा, ये अनकाउंटेबल नाउन माना जाएगा, ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के लिए जो वर्ब लगनी चाहिए थी वो कैसी वर्ब लगनी चाहिए थी, सिंगुलर वर्ब लगनी चाहिए। तो ये जो लीड लिखा हुआ है ये लीड नहीं होगा, क्या होता, लीड्स होता। तो लीड्स होता, उसके बाद टू लगा होता। अगर इसका इम्प्रूवमेंट करने को दिया जाता और मान लीजिए ये अंडरलाइन किया होता, तो इसकी जगह पे जो करेक्ट होता वो क्या होता, वो होता लीड्स टू, ऐसे लिखा होता तो ये करेक्ट होता, अगर इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन होता तो, ठीक है। आप समझ में आ गया। तो आपका आंसर क्या होगा, लीड अगेंस्ट गलत है, यहाँ होता लीड्स टू, आपका आंसर हुआ ए, ठीक है। तो जब भी आप डिस्कशन करिए तो डिस्कशन अच्छे से करिए,
केवल आंसर बता के हटना होता तो ये प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत ही क्या थी। आंसर तो तमाम किताबों में दिए हुए हैं। कारण क्या है आपको वो समझना है, तभी डिस्कशन का मज़ा आएगा, वरना आप आंसर कहीं से ढूंढ के फुर्सत पाइए। अगला जो क्वेश्चन दिया है उसमें एंटोनियम पूछा है। एंटोनियम किसका? वाइड स्प्रेड का। वाइड स्प्रेड का मतलब क्या? वाइड मैंने दूर दूर तक, स्प्रेड मैंने फैला हुआ। तो वाइड स्प्रेड का मतलब क्या हुआ? बहुत दूर दूर तक फैला हुआ, कोई चीज़ जो बहुत दूर दूर तक फैली हुई है, ठीक है ना। जैसे धुआं दूर दूर तक फैला था, कोहरा दूर दूर तक फैला था, या कोई बात है जो दूर दूर तक फैल गई, ठीक है, ऐसी चीज़ होती है। तो दूर दूर तक, इसका हमें क्या करना है? एंटोनियम है। तो एंटोनियम में दूर तक नहीं जाना है, हमें नज़दीक रहना है। फेमस क्या होगा? दूर तक जाएगा। तो ये दूर तक जाएगा, तो ये क्वेश्चन का साइनोनियम हो गया। हमें बताना एंटोनियम है। लिमिटेड का मतलब क्या हुआ? बहुत सीमित क्षेत्र में, ये एंटोनियम हो गया। चलिए, ये हमारा आंसर हो सकता है। जनरल का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ओवरऑल का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? बी। दो ऑप्शन, चार में से दो का कोई लेना देना नहीं था, और एक साइनोनियम है और एक एंटोनियम है, ठीक है, समझ गए। जब भी आप करेंगे क्वेश्चंस तो इस तरह करेंगे। आप कहीं जनरल और ओवरऑल में उलझ गए तो फिर आप समझ लीजिए आगे कुछ कहेंगे नहीं। समझदार हैं तो समझ गए होंगे ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए फिर एक जगह खाली है। इस खाली जगह को कैसे भरेंगे? ठीक है, चलिए भरते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा है द डोर डैश इन द स्ट्रॉन्ग विंड। एक दरवाज़ा है, उससे बहुत ज़ोर की हवा टकरा रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग विंड है जो दरवाजे पे टकरा रही है। जब बहुत तेज़ हवा टकराएगी दरवाजे पर तो क्या होगा? दरवाज़ा भड़ाम से बंद हो जाएगा, और क्या होगा? ठीक है, दरवाज़ा झुंझुना तो बजाएगा नहीं। तो दरवाजे पर बहुत तेज़ी से हवा टकराई और दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। अब धड़ाम से बंद होगा तो चलिए देखते हैं जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें हमारा वर्ड कौन सा है। स्लैप का मतलब क्या हुआ? जब गाल पर पड़ता है चटाक तो उसको क्या कहते हैं? स्लैप। तो ये हो गया थप्पड़। हालांकि था हमारा ठीक से नहीं बना, आप समझ जाइएगा, थप्पड़ पड़ना। हूटेड का मतलब क्या होता है? जैसे आप मूवी वगैरह देख रहे होते हैं, कोई सीन अच्छी लगी, हू ऐसे करते हैं, हू हा, वही वाला है हूटा। तो हूट मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना किसी बात पर खुश होकर वगैरह। तो सिजल का मतलब क्या होता है? सिजल का मतलब होता है छनकना, कोई चीज़ छनक रही है, ठीक है ना। तो ये छनकना होता है सिजल का मतलब। तो दरवाज़ा पर जब बहुत तेज़ी के साथ हवा टकराएगी तो ना थप्पड़ होगा और ना हूटेड होगा और ना ही छनकना होगा, बल्कि होगा क्या? होगा स्लैम्ड। स्लैम्ड का मतलब क्या होता है? जोर की आवाज़ के साथ बंद होना। क्या होगा? जोर की आवाज़ के साथ बंद होना। ये हो गया जोर की आवाज़ के साथ बंद होना। बाकी आप समझदार हैं, अगर लिखने में कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है, इस पे बहुत अच्छा लिखते नहीं बनता है, अब तब भी काम चलाऊँ हो जा रहा है आपका। तो जोर की आवाज़ के साथ बंद होना। अब आपका ऑप्शन मिल गया ना, कौन सा होगा? डी होगा। बहुत तेज़ हवा अगर दरवाजे पर लगेगी तो क्या करेगा, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्वेश्चन नंबर 12 जो आपको दिखाई दे रहा है ये कह क्या रहा है? इनकरेक्ट स्पेलिंग। एक बार फिर इनर्शिया, पहला वर्ड है इनर्शिया। आजकल पहले में ही गलती क्यों दे रहे हैं? अच्छा नहीं, पिछले वाले में डी वाला गलत था। इनर्शिया क्या होता है? देखिए इनर्शिया की पहले स्पेलिंग समझिए, INER, और TIA लास्ट में क्या होता है? इनर्शिया में TIA होता है। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? पैसिविटी। पैसिविटी समझ रहे हैं? इनएक्टिविटी, जिसको हिंदी में कहेंगे निष्क्रियता, ठीक, निष्क्रियता या पैसिविटी या इनएक्टिविटी, ये होता है इनर्शिया का मतलब। इंडोलेंस का मतलब यही होता है। क्या? इंडोलेंस का मतलब भी होता है निष्क्रियता, पैसिविटी, आलस्य समझ सकते हैं आप, आलसी के लिए इंडोलेंट लगा सकते हैं, तो ये आलस्य हो गया। इंसोलेंस क्या होता है? इस इंसोलेंस होता है उद्दंड, ठीक है, उद्दंडता या ढिठाई होती है, ये हो गया। और आइडलनेस का मतलब फिर हो गया आलस्य, ठीक है। तो ये तीन तो साइनोनियम थे भैया, इनर्शिया और इंडोलेंस और आइडलनेस, ये और ये तीनों साइनोनियम हो गए। और इंडोलेंस जो है वो थोड़ा सा अलग वर्ड हो जाता है, इसका मतलब होता है उद्दंडता।
फिलहाल हमें आंसर देखना है। ये तो वर्ड्स के मीनिंग की बात थी। हमने कहा चलो जब वर्ड मिल ही गए हैं तो ये अच्छे वर्ड हैं, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो चलो इसी साथ बता ही लेते हैं, एक पंथ दो काज हो जाएगा। तो इनर्शिया का मतलब समझ गए ना, इनर्शिया क्या होगा। इनर्शिया की स्पेलिंग यहाँ तो हमें ज़रूरत थी भाई, इनर्शिया की स्पेलिंग की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसके मतलब की। तो क्या हो गया, INERTIA, गलती क्या हुई थी, TIA में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और नीचे क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, क्वेश्चन नहीं दिखा, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ लिखा है कंटेन एन एरर, इसमें कहीं ना कहीं कोई एरर होगी। चलिए छोड़िए, भगाइए इसको, ये आ गए हम एरर पे सीधे। तो ये रहा हमारा एरर का क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं एरर क्या है इसमें। दशहरा सेलिब्रेशंस इन मैसूर दिस ईयर, इस साल मैसूर में दशहरा सेलिब्रेशन आर ग्रांडेस्ट, और ग्रांडेस्ट के बाद लिखा देन इन एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट। अब ये बताइए कि ये ग्रांडेस्ट कौन सी डिग्री हो गई, ग्रांडेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री। क्या सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैन लगता है, क्या बेस्ट के साथ कभी दैन लगा है, बिल्कुल नहीं है। तो ये हो गया गलत। तो फिर क्या गलत होगा, या तो ये दैन कटेगा, दैन गलत होगा, या तो ये सुपरलेटिव डिग्री का कंपैरेटिव बनाना होगा। क्या ऑप्शन होगा, या तो सुपरलेटिव का कंपैरेटिव बनाना होगा या फिर दैन हटाना पड़ेगा। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, तो ये सिचुएशन क्लियर करने के लिए हमें एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ लिखा है अगले वाले में दैन के बाद लगा है इन एनी अदर पार्ट। अच्छा, जब एनी अदर लगाया जाता है तो ये क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री का कॉम्बिनेशन होता है। कंपैरेटिव डिग्री में हम एनी अदर लगाते हैं, सुपरलेटिव में एनी अदर लगता ही नहीं है। अच्छा, सुपरलेटिव में एनी अदर नहीं लगता है तो इसका मतलब हम दैन के साथ ये ग्रांडेस्ट काट दें। एक्चुअली यहाँ क्या होना चाहिए था, ग्रांडर होना चाहिए था। ये ग्रांड मतलब होता है शानदार, तो यहाँ क्या हो गया, ग्रांडर। ठीक है, तो गलती यहाँ दैन में नहीं थी, गलती यहाँ किस में थी, ग्रांडेस्ट में थी। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी। ये दिखा है ग्रांडेस्ट दैन, तो सी वाला गलत हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन हो गया हमारा 14। अब बढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको लगाना है। यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसका लगाना है, वन हु डज नॉट टेक एनी अल्कोहलिक ड्रिंक, एक ऐसा आदमी जो शराब नहीं पीता, अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं पीता। अल्कोहलिक ड्रिंक, अब शराब कहने में कोई परहेज थोड़े न है, अल्कोहल है तो शराब है। ठीक है, सुनने में कुछ अच्छा नहीं लगता, मदिरा कहें तो अच्छा लगता है, शराब कहें तो वो घटिया सा लगने लगता है, वाइन कहेंगे तो थोड़ा इज्जत की बात बन जाती है लोगों की, पता नहीं क्यों। चलिए खैर देखते हैं। तो ऐसा आदमी, हमारा आंसर तो ये है ना कि ऐसा आदमी जो अल्कोहलिक ड्रिंक से बहुत दूर रहता हो, ना लेता हो। तो ऑप्शन देखते हैं, परफेक्शनिस्ट कौन होता है, जो काम अपना बहुत परफेक्शन के साथ करता है, जिसकी कोई भूल नहीं होती। एस्ट्रोलॉजर क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर एक ज्योतिषी होता है। अब कहेंगे ज्योतिषी क्या होता है, ये तो हिंदी से अंग्रेजी से भी कठिन है। तो ज्योतिषी मतलब कौन होता है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ज्योतिषी एक वो ऐसा व्यक्ति होता है जो अंतरिक्ष में जो ग्रह नक्षत्र तारों की गति बदलती है, दिशा और जगह बदलती है, उसका मानव जीवन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, संसार में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसका अध्ययन करता है। वो कहते नहीं कि आपके मंगल यहाँ पहुँच गए हैं, बृहस्पति टेढ़े हैं, ये कुछ सब बताते हैं जो। तो अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, एन एस्ट्रोलॉजर इज़ अ पर्सन हु स्टडीज़ द मूवमेंट ऑफ स्टार्स एंड फोरटेल्स या प्रिडिक्ट्स द इफेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन लाइफ। ठीक, समझ में आ गए। तो ये ज्योतिषी हो गया। वेजिटेरियन का मतलब क्या हुआ, जो मांस ना खाता हो, जो शाकाहारी हो। ठीक है, और टीटोटलर का मतलब क्या हुआ, जो शराब न पीता हो। तो आपका आंसर क्या हुआ, आपका आंसर हुआ डी। ठीक है, सीधे आंसर से कोई मतलब नहीं था, हमें 4 के चारों ऑप्शन बताने थे, इसीलिए तो हम डिस्कशन करा रहे हैं बच्चा। चलिए अगला क्या है, इनडायरेक्ट में बदलना है। अब आपका क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर के पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन के साथ। रीड द इंस्ट्रक्शंस, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ इंपेरेटिव सेंटेंस है। रीड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग द डिश। बिफोर यू स्टार्ट, यू आपका बदलना पड़ेगा और स्टार्ट पास्ट में हो जाएगी। क्यों, यहाँ लिखा है दीपाज मदर सेड टू हर। सेड किस में है, सेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट में है, तो इसका इफेक्ट यहाँ पड़ेगा। स्टार्ट की जगह क्या हो जाएगा, स्टार्ट की जगह हो जाएगा स्टार्टेड। और यू कौन है, यू एक्चुअली दीपा है, तो दीपा के लिए हम क्या लगा लेंगे, सी। समझ में आ गई बात। तो दीपा के लिए सी हो जाएगा और स्टार्ट की जगह स्टार्टेड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें किस में ये चीज़ें दी हैं
वही हमारा ऑप्शन होगा। तो आइए देखते हैं पहला सेंटेंस है दीपाज मदर। ये लिखा दीपाज मदर दीपाज मदर टोल्ड हर टू रीड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर। देखिए ये सी चेंज हो गया, ये स्टार्टेड चेंज हो गया, दोनों चीज़ें बदल गई हैं, तो ये आंसर हमारा सही है। देखिए आपको सही आंसर तो मिल गया। अब आप यही आंसर ए लगा करके यहाँ से धीरे से खिसक लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है सब पे जाने की। अच्छा एग्ज़ाम होता तो ऐसा, ये स्मार्टनेस कही जाती है। आपका आंसर मिल गया, आप छोड़िए आगे बढ़ जाइए। अगर आपके आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं है, आपके रिक्वायरमेंट पे वो पूरा है, तो ठीक है, यहीं छोड़ के आगे बढ़ जाइए। अगर आपको शक शुबह लग रही है तो बाकी आंसर चेक कर लीजिए। यहाँ देखिए दीपाज मदर टोल्ड टू हर, ये टोल्ड के बाद टू नहीं लगता, ये देखिए गलती हो गई है, ठीक है ना। दूसरी बात देखिए यहाँ पर यू लगा हुआ है, ये स्टार्ट लगा हुआ है, ये दोनों चेंज होने चाहिए थे, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन पूरी तरह गलत है। तीसरा वाला क्या है, देखिए दीपाज मदर सेड हर टू रीड, यहाँ तक तो ठीक है। सेड टू, यहाँ सेड के बाद टू लगना चाहिए भैया, गलत हो गया, सेट के बाद टू आना चाहिए था। और यहाँ सी के बाद स्टार्ट लगा है, स्टार्टेड होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। डी में देखिए दीपाज मदर टोल्ड हर टू रीड इंस्ट्रक्शंस बिफोर यू हैड मेड। अब यू लगा, देखिए यू को चेंज होना चाहिए था, यू ही लगा रह गया, तो ये गलत हो गया। फाइनली आंसर हमारा वही हुआ ए ही, जो पहले आ गया था, लेकिन ये तो आपके मन की संतुष्टि के लिए, आपकी तसल्ली के लिए मैंने बाकी भी करा दिए। पर एग्ज़ाम में आप वही स्ट्रेटजी रखिएगा। अगर आपका एक आंसर एकदम परफेक्ट मिल गया है तो और ज़्यादा के चक्कर में मत पड़िए। अगर ये वाला ऑप्शन डी की जगह पर होता तब हम ऊपर से काटते हुए आते। अगर हमें ऊपर ही सही मिल गया है तो और ज़्यादा नीचे काटते बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ आपको वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं हमें आता है, हम कर सकते हैं। बस स्मार्टनेस दिखाइए, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी छोड़ के आगे बढ़िए उसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। कह क्या रहे हैं, सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करिए, ठीक है ना। पैसिव वॉइस में चेंज करना, लिखा है क्लोज ऑल द विंडोज। क्लोज ऑल द विंडोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ, इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस कैसे हम लोग चेंज करते हैं, एक हम लोग चेंज करते हैं लेट लगाते हैं, लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं, अब बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। या दूसरा तरीका क्या होगा, इसी ऑब्जेक्ट को क्या बना लीजिए, सब्जेक्ट बना लीजिए। सब्जेक्ट बनाने के बाद आप यहाँ पे लगाइए शुड, लेट हटा दिए, शुड लगा दीजिए, शुड के बाद बी लगाइए और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। ये हो गया एक तरीका। तो इन दोनों में से जो भी तरीका हमको मिल जाता है वही वाला हम मान लेंगे। चलिए देखते हैं किस में मिला। ऑल द विंडोज बी क्लोज, यहाँ लेट वगैरह और शुड वगैरह लगा नहीं है, तो ये गलत हो गया। विल यू, अब भैया विल वगैरह कहाँ से आ जाएगा। लेट ऑल द विंडोज बी क्लोज, देखिए यहाँ पर हमको लेट के साथ बी मिला और बी के साथ थर्ड फॉर्म मिली, इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है। अब कैन, ये कैन कहाँ से आ जाएगा इंपरेटिव की पैसिव बनाने में। तो आपका आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ हमारा केवल सी, बाकी सारे क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 18। और ये रहा 18 आपकी स्क्रीन पर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। फिर इडियम मिला तो मीनिंग बतानी है। बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स, बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स मतलब क्या हुआ, लॉस का मतलब घाटा, और फॉर वर्ड्स का मतलब क्या हुआ, आपको शब्द नहीं मिल रहे हैं, शब्द ढूंढ रहे हैं आप। बी एट अ लॉस मतलब आप एक ऐसी सिचुएशन में है, एक ऐसी सिचुएशन में है। फॉर वर्ड्स का मतलब क्या हुआ कि आपको शब्द नहीं मिल रहे, क्या कहना है, आप क्या कहना चाहते हैं, जो कुछ आप कहना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू से, यू आर अनेबल टू फाइंड सुटेबल वर्ड फॉर योर सेइंग व्हाट इज गोइंग इन योर माइंड, यू डू नॉट फाइंड सुटेबल वर्ड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। तो ये कंडीशन होती है बी एट अ लॉस, ठीक है ना, कि जब हमको शब्द नहीं मिलता हमें क्या कहने हैं इसके लिए। अब यहाँ देखिए लिखा है नॉट नो व्हाट टू से, ये एकदम करेक्ट हो गया। जब हमें ये नहीं पता रहता हम कहें क्या, हमको शब्द नहीं मिल रहे हैं। दूसरा है हैबिचुएटेड यूजिंग डिफ़िकल्ट वर्ड्स, बिल्कुल नहीं होगा। लॉस्ट द अर्ज ऑफ स्पीक, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। और नॉट अवेयर ऑफ लैंग्वेज, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। जो अपनी मीनिंग बताई थी उसका कौन सा हुआ, पहला हुआ। आंसर क्या हुआ, ए। बात खत्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के नीचे क्वेश्चन लगे हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 19 में आप एक बार इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। आपको दिखाना है, मुझे तो पता ही है ये क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है जंबल्ड ऑर्डर, एक वर्ड देखा मैंने जंबल्ड ऑर्डर है, इसका मतलब हुआ कि नीचे वही बात, पैराग्राफ जंबल्ड में होगा, उसको हमें अरेंज करना है। तो मैं आपको पूरा पैराग्राफ स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, चलिए करते हैं यहाँ पे। कहानी शुरू होती है
एट लेंथ द ओलिवर ट्री, देखिए ये लिखा है एट लेंथ द ओलिवर ट्री ब्रांचेज ब्रोक विद स्नोज वेट। ठीक है, थोड़ी दूरी पर ओलिवर का जो पेड़ था उसकी जो ब्रांचेज थी वो ब्रोक, मतलब क्या हुआ, टूट गई, विद द स्नोज वेट, मतलब बर्फ़ पड़ी उसके भार से ओलिवर जो पेड़ था उसकी ब्रांचें टूट गई। एट वंस डिस्पॉइलिंग, और तुरंत, डिस्पॉइलिंग इट, और पेड़ जो है डिस्पॉइल हो गया, उसकी ब्यूटी, और किलिंग द ट्री, ठीक है, उसकी ब्यूटी बर्बाद हो गई पेड़ की और पेड़ मर गया। चलिए एक बात हो गई, ये तो रिजल्ट है तूफान आने का। दूसरा लिखा अ शावर ऑफ स्नो फेल अपॉन देम, बर्फ़ का एक शावर पड़ा उन दोनों पर। फाइंडिंग द ओलिवर फुल ऑफ फोलिएज, और जो ओलिवर का पेड़ था उसमें खूब पत्तियाँ, फोलिएज का मतलब खूब पत्तियाँ लगी थी, तो इट्स सेटल्ड अपॉन इट्स ब्रांचेज, तो जब बर्फ़ पड़ी तो चूँकि जिस पेड़ पे पत्तियाँ ज़्यादा लगी रहेंगी उस पर बर्फ़ ज़्यादा रुक जाएगी, ज़्यादा टिक जाएगी, तो ज़्यादा टिक गई तो उसी का नतीजा था कि वो पेड़ टूट के गिर पड़ा। अच्छा आगे देखते हैं, लिखा है फाइंडिंग द फिग ट्री विदाउट लीव्स, जो फिग का पेड़ था उसमें पत्तियाँ थी नहीं, तो स्नो फेल थ्रू द ब्रांचेज टू द ग्राउंड, तो जो स्नो पड़ रही थी वो डालों पे पड़ रही थी, पत्तियाँ उसमें थी नहीं। तो देखिए दो पेड़ों की बात हो गई, ठीक है, हमको मिला एक ओलिव का पेड़, ठीक, एक मिला हमें फिग का पेड़, और ओलिव और फिग दोनों पेड़ों पर पड़ रही है क्या, बर्फ़, इस पर भी स्नो पड़ रही है और इस पर भी स्नो पड़ रही है। कहानी का ट्विस्ट ये है। और फिग का पेड़ जो था उसमें डंठल बचा था, पत्तियां गिर गई थी तो बर्फ़ इस पर टिक नहीं रही थी। ओलिव का पेड़ जो था खूब फूल पत्तियों से सजा धजा था, तो इसमें जगह ज़्यादा मिल गई तो बर्फ़ भी उसी पर टकी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतनी बात तो हमारी हो गई है। अगला, तो जब फिग के पेड़ पर पत्तियां नहीं थी, बर्फ़ उस पर टिकी नहीं, डालों पर से नीचे गिर गई तो उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, और ओलिव के पेड़ पर नुकसान हुआ है। ठीक है, दो बातें। अब देखना है हमें, द ओलिव ट्री रिडिक्यूल्ड द फिग ट्री, ओलिव का जो पेड़ है वो फिग के पेड़ का मजाक उड़ाया करता था, बिकॉज वाइल शी वॉज ग्रीन, कि जब वो हरी भरी, सी लगा है ओलिव के लिए तो मतलब चलो मान लेते हैं ओलिव लड़की है ओलिव का पेड़ लड़की है, तो वाइल शी वॉज ग्रीन ऑल द ईयर, ओलिव कहती है कि हम साल भर हरे भरे रहते हैं, और फिग ट्री चेंज इट्स लीव्स विद सीजन, और फिग का पेड़ है वो सीजन के साथ अपनी पत्तियां बदला करता है, अपने रंग बदला करता है। अब बात आपको समझ में आ गई। तो इसमें क्या हमें करना है, शुरुआत में हमें क्या करना है, तो हमें शुरुआत जो करनी पड़ेगी वो कहाँ से करनी पड़ेगी। देखिए डी से शुरू करें या फिर ए से शुरू करें, दो ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, डी से शुरू करना है या ए से शुरू करना है, दो से शुरुआत हुई है। देखिए ये दोनों डी से शुरू हुए हैं और ये दोनों ए से शुरू हुए हैं, मतलब बी और सी की कोई गुंजाइश नहीं है। देख लेते हैं कहाँ से शुरू होगा। द लिखा, द ओलिव ट्री, ठीक है ना, यहाँ भी द ओलिव ट्री लिखा है, तो फिर ये वाला हमारा क्लू काम करेगा नहीं। देखते हैं, डी में लिखा है द ओलिव ट्री रिडिक्यूल्ड द फिग ट्री बिकॉज व्हाइल शी वाज ग्रीन ऑल द ईयर राउंड द फिग ट्री चेंज इट्स लीव्स विद सीजन्स। अच्छा ये हो गया, ठीक है। अब हमारा आया अगला क्वेश्चन कि ए में लिखा है एट लेंथ ओलिव ट्रीज ब्रांचेस ब्रोक विद, ये तो बर्फ़ पड़ने के बाद कहानी होती है, और ये कहानी पहले की है कि ओलिव ट्री जो है वो फिग के ट्री का मजाक उड़ाया करता था, हमेशा मजाक उड़ाया करती थी। ठीक है, तो हमेशा ओलिव ट्री फिग ट्री का मजाक उड़ाया करती थी कि तुम तो सूख जाते हो और तुम्हारे अंदर पत्तियाँ ही नहीं होती, हमको देखो साल भर हरे भरे रहते हैं। उसके बाद ये घटना हुई होगी कि बर्फ़ पड़ी और ये पत्तियों पे बर्फ़ रुक गई और उनकी डालें टूट कर गिर गई। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ डी से स्टार्ट होना चाहिए। कहानी शुरुआत कहाँ से हो रही है, डी से शुरू हो रही है, और डी के बाद क्या लगना चाहिए शुरुआत, मतलब ये दोनों तो होंगे नहीं, बचा डी। डी के बाद क्या होगा, डी के बाद होना चाहिए हमारा बी होना चाहिए। ये मजाक उड़ाया करते थे, मजाक उड़ाने के बाद एक बार बर्फ़ पड़ी तो ये खूब हरे भरे थे, तो इन्हीं के डालों पर वो टिक गई। उसके बाद क्या हुआ, बर्फ़ के भार से ये टूट गए, तो बी के बाद ये होना चाहिए।
डी में उन्होंने फिग ट्री का मजाक उड़ाया, बी में बर्फ़ पड़ी और बर्फ़ पड़ने से ए में उनकी डालें टूट गई, और सी में क्या हुआ कि जब स्नो ने ये देखा कि फिग पर तो कुछ है ही नहीं, तो फिग, अब ये देखो ये दोनों किस पर असर पड़े हैं, ओलिव पर। डी दोनों के लिए लगा है, इन दोनों में ओलिव पर असर पड़ा है और सी वाले में फिग पे असर पड़ा है। तो इस तरह से हमारा क्रम क्या बनेगा, डी बी ए सी, और आपका आंसर हुआ बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और 20 क्या कह रहा है भैया, 20 में लिखा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये मिला। दिया क्या है, अ पर्सन हु इज ट्रेंड टू ट्रेवल इन एयर स्पेसक्राफ्ट, वो आदमी जो स्पेसक्राफ्ट में ट्रेवल करने के लिए ट्रेंड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट कहते हैं। जाहिर सी बात है, पहला आंसर मिल गया। अब दूसरा देख लेते हैं, एंकर का मतलब क्या होता है, जो किसी प्रोग्राम वगैरह का संचालन करता है, एंकरिंग जो करता है, समझ में आ रहा होगा आपको। तमाम देखते होंगे ना आप डांस इंडिया डांस वगैरह में जो लोग एंकरिंग करते हैं। शॉफर क्या होता है, चौफियर मत पढ़िएगा इसको, ये क्या होता है शॉफर, ये वाला शॉ होगा और ऊपर एक बिंदी लगा दीजिएगा, कटोरी जरूर लगा दीजिएगा, ये होता है शॉफर, ठीक है ना, समझ गए। शॉफर क्या होता है, वो प्राइवेट ड्राइवर होता है, देखे होंगे ना बड़े बड़े सेठ और साहूकारों महाजनों के सफ़ेद वर्दी और सफ़ेद टोपी में एक क्या मिलता है, ड्राइवर मिलता है, जो उसको कहते हैं शॉफर। और कोरियोग्राफर क्या होता है, अगर आप डांस इंडिया डांस देखते होंगे तो उसमें सब लोग तमाम क्या हैं, जो डांस सिखाते हैं लोग, वो लोगों को कहा जाता है कोरियोग्राफर। जो डांस सिखाया करते हैं, डांस डायरेक्टर कहा जाता है लोगों को, उसे कहते हैं कोरियोग्राफर। तो हमारा आंसर तो था ए, बाकी के 2-3 ऑप्शन जो थे वो भी हमने कहा बता ही देते हैं, कभी हो सकता है क्वेश्चन पूछ ही लिया जाए। चलिए 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 किस बात पर है, 21 से लेकर के 25 तक ये क्वेश्चन है। एक पैसेज है, ये लिखा है पैसेज, जो पैसेज को फॉलो करके आपको आंसर देना है। तो पैसेज का स्टेटमेंट गोली मारिए, आप लोग पढ़ते हैं क्या सीधे पैसेज पढ़ लीजिए। देखिए एक पैसेज में लिखा हुआ कि मैन मेड फाइबर, ठीक है ना, ये कहाँ से आ गए, जाइए भैया आप, ये आ गए मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर इज फाइबर, मैन मेड फाइबर वो फाइबर होता है हुज केमिकल कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज आर सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक समझ में आ गया। मैन मेड फाइबर डैश स्पेन, स्पन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्यों, कैसे पता आपको कि वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हम ये देखिए मैंने उस दिन भी बोला था एंड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो एंड के पहले भी थर्ड फॉर्म लगी होगी। इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इज एम आर वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट में होगा तो ये फाइबर के बारे में बता रहे हैं तो पास्ट में तो जाएगा नहीं, क्योंकि एक मशीनी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं ना, जनरल ट्रूथ की बात हो रही है। तो यहाँ पर इज के साथ फाइबर्स लिखा है ना, फाइबर्स लिखा है तो आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, सिंगुलर नहीं लगा सकते हैं आप, ठीक है। वुमेन इनटू अ लार्ज डैश, एक बहुत बड़े डैश ऑफ कंज्यूमर, अब यहाँ क्या लगेगा 22 में, कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। फिर 23 में क्या लिखा होगा, आगे लिखा है गारमेंट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, आगे लिखा है गारमेंट्स। गारमेंट्स के बाद लिखा है कि सच है शर्ट्स हो गए, स्कार्फ्स हो गया, हौजरी हो गई और होम फर्निशिंग हो गया। होम फर्निशिंग के बाद देखिए डैश के बाद फिर एज लगा हुआ है। तो आप एक चीज़ तो साफ साफ देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है, सच एज उदाहरण दिया है और वही एज यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ भी उदाहरण के लिए लगेगा ना। होम फर्निशिंग के बाद एग्जाम्पल दिया है, गारमेंट्स के बाद देखिए गारमेंट्स के बाद एग्जाम्पल दिया था, शर्ट्स हो गए, स्कार्फ्स हो गए और हौजरी हो गई। ऐसे ही होम फर्निशिंग के बाद लिखा है एज। अब देखिए अपहोल्स्टरी है, कारपेट है और रैप्स हैं, ये सब फर्नीचर हैं। तो इसका मतलब यहाँ भी सच के साथ एज लगा होगा। बिना ऑप्शन देखे ही आपको पता हो गया कि यहाँ सच के साथ एज लगाना है, क्योंकि एग्जाम्पल देने के काम आ रहा है, ठीक है। एंड डैश पार्ट्स, फिर देखिए यहाँ सच एज लगा हुआ है, सच एज टायर है, कॉर्ड है, फ्लेम है। तो हर जगह सच के साथ एज लगा हुआ है। बात समझ गए। वहाँ पे एक ऑप्शन तो आपका ऐसे ही भरा गया। तो पहले में देखिए हमें क्या भरना था, फाइबर्स डैश स्पन एंड वोवेन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ हमें इज एम आर वाज वर्ब चाहिए, विल भी होगा नहीं, आर लग सकता है, ये बी नहीं होगा, इज होगा नहीं क्योंकि ये सिंगुलर है और ये फाइबर्स प्लूरल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रहा ये आपका दूसरा वाला मतलब मैंने सबके साथ पैसेज को अटैच कर रखा है इसीलिए।
दूसरे में क्या है, इनटू अ लार्ज डैश ऑफ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो लार्ज नंबर ऑफ होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज, अ स्मॉल नंबर ऑफ, अ ह्यूज नंबर ऑफ। तो जाहिर सी बात है आगे प्लूरल नाउन लिखा हुआ है तो यहाँ क्या लगेगा, लार्ज नंबर ऑफ। ठीक है, ये फिक्स फ्रेज है, अब उसमें और किसी ऑप्शन के बारे में सोचिएगा ही नहीं, अ लार्ज नंबर ऑफ लगता ही है। चलिए अब आपको देखना है कि क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लगाना है। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि द लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, आगे लिखा है डैश गारमेंट्स सच एज। तो 23 में हमें क्या लगाना है, डैश गारमेंट्स सच एज। अब सच एज लगा दिया, सच एज के बाद क्या लगा दिया, तमाम सारे वर्ड्स दे दिए हैं। तो यहाँ पे रैपिंग होगा कि सोइंग होगा या इंक्लूडिंग, ये होना चाहिए इंक्लूडिंग के बाद बताएंगे ना, इंक्लूडिंग सच एज, इंक्लूडिंग फला 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 चीज़ें, इंक्लूडिंग गारमेंट्स जैसे कि ये चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ आना चाहिए था इंक्लूडिंग के बाद अगला चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि मैन मेड फाइबर्स इज़ फाइबर हुज केमिकल कंपोजिशन स्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ें तो हो गई, हमको 24 पे सीधे आना है, हम फिर क्यों पढ़ने लगे। ये आया है स्कार्फ्स एंड आगे लिखा है कि कहाँ खो गया, हाँ 24 में है ये स्कार्फ्स एंड होजरी। उसके बाद लिखा है कि होम फर्निशिंग, फिर एज लगा है, तो वो तो हम लोगों को पहले ही मिल गया था कि सच एज लगाना है, यहाँ ढूंढने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है 25 पर। ठीक है, 25 में क्या दिया हुआ है देखिए, 25 में लिखा है एंड डैश पार्ट्स का मतलब क्या होगा, तो सारे वर्ड एक ही हैं। देखिए इंडस्ट्री में लगा, इंडस्ट्रियलिस्ट पार्ट होगा कि इंडस्ट्रियल पार्ट होगा कि इंडस्ट्रियलाइज्ड पार्ट होगा कि इंडस्ट्री पार्ट होगा। तो पार्ट्स के बाद हमें एडजेक्टिव लगाना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट एडजेक्टिव नहीं होता, इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं, ये इंडस्ट्री नहीं होगा, तो एडजेक्टिव हमारा यही है, इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्रियल पार्ट होता है ना एडजेक्टिव, तो ये लगाना होगा। तो 25 का भी बी है। इत्तफाकन ये 21 से लेकर के 25 तक जितने भी आंसर मिले हमको वो सारे के सारे बी हैं। तो ये था आज का आपका डिस्कशन। ठीक है, ये 25 क्वेश्चंस हो गए, मैंने अपनी ओर से पूरी तरह से समझा के डिटेल में डिस्कशन कराया है। फिर भी अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन में, तो CHSL के साथ मिलेंगे, उसके बाद फिर डिस्कशन मिलेगा CGL का। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।